हार्दिक अभिनंदन। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य कुछ परम विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, जिनकी गौरवमयी उपस्थिति से यह कार्यक्रम फलीभूत हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि किन्हीं आवश्यक कारणों से हमारे मध्य उपस्थित नहीं हो पाए। अपनी शुभकामनाएं उन्होंने संदेश के माध्यम से हमें प्रेषित की हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता, अखिल भारतीय तरुणी प्रमुख एवं उत्तर क्षेत्र प्रांत प्रचारिका, राष्ट्र सेविका समिति माननीय विजया शर्मा जी। विशिष्ट अतिथि आदरणीय शिप्रा पाठक जी, वाटर वुमेन ऑफ इंडिया। आदरणीय प्रोफेसर रमा जी, प्राचार्य हंसराज महाविद्यालय। माननीय प्रांत संचालिका राष्ट्र सेविका समिति डॉक्टर चारू कालरा जी। डॉक्टर रुचि रैना जी, प्रांत संयोजिका पर्यावरण गतिविधि शरण्या। आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय रविंद्र शुक्ला जी। आपका सानिध्य हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। आज का कार्यक्रम शायद प्रारंभ में इसी प्रकार तय था। मैं अभी स्मरण में कर रही थी कि 1 महीने पहले हम इसी कॉलेज में प्रोफेसर रमा से इस कार्यक्रम हेतु बात करने आए थे और उस दिन भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है। ये कुछ संयोग तय है जिनके अनुसार हम चलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है आज नमन के योग्य मंच आप सबके समक्ष उपस्थित है। ऐसा मंच, ऐसा सानिध्य, ऐसे संत, ये सौभाग्य से ही मिलते हैं। हमारे मध्य उपस्थित है हम सबकी प्रिय, हमें मार्गदर्शन देने वाली, समय समय पर एक ढाल की तरह हमारे हर कार्य के पीछे खड़े रहने वाली कि आप ये कार्य कीजिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा माननीय विजया शर्मा जी। आप अखिल भारतीय स्तर पर युवाओं का कार्य देखती हैं और हर नया एक्सपेरिमेंट जो हमारी सो कॉल्ड जेनजी यहाँ बैठी है उसके मन में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बीज बो दे, ऐसे हर कार्य को वो तत्पर रहती हैं और हमें भी प्रोत्साहित करती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आपके बहुत प्रवास रहते हैं पूरे भारत भर में, लेकिन आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। हमारे साथ हैं माननीय शिप्रा पाठक जी। आपको वाटर वुमेन कहते हैं, आपके पास परिचय आएगा इनका, लेकिन स्वागत का जिम्मेवारी मेरी है तो वो मैं निभा रही हूँ। आप 55 लाख पौधे लगा चुकी हैं नदियों का भ्रमण करते करते, 13 लाख किलोमीटर की यात्रा पैदल कर चुकी हैं। ये सामान्य साधारण बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संकल्प सिद्ध नमन योग्य मंच से आप में भी कुछ प्रेरणा के बीज अवश्य प्रस्फुटित होंगे, ऐसा कामना है, मंगल कामना है। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पता है आपकी बहुत व्यस्तता है आज दोपहर की, फिर भी आप यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए मैं केवल आपका हृदय से आभार ही कर सकती हूँ। आज ये एक, अभी जो मैंने कहा कि कुछ संयोगवश ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिनका अपने को भी ध्यान नहीं कि ऐसा होने वाला है। माननीय कपिल मिश्रा जी कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार आने वाले थे, लेकिन आज ही उनको किसी अपरिहार्य कारणों से जो है वो हमें ये कहना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊँगा और पार्टी के आदेश पर उन्हें कोई कार्य के लिए जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना शुभकामना संदेश दिया। लेकिन शायद संयोग ऐसा बना कि एक कुर्सी हमने मंत्री जी के लिए रखी थी और वो पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का यहाँ आना क्या सौभाग्य। शायद ये सारी जो सृष्टि
ये सारी संरचना, ये पर्यावरण को संरक्षण हेतु हमारे इस छोटे से गिलहरी प्रयास में ऐसा लग रहा है कि हाथ थाम कर खड़ी है और हमें पुश कर रही है कि आप आगे बढ़ो। प्रकृति कह रही है, माँ कह रही है, हमारी मातृभू कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन रविंद्र शुक्ल जी और बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ है प्रोफेसर रमा। अभी जो मैंने माननीय विजया दीदी के लिए कहा, ऐसा ही एकेडमिया में जब भी हमें किसी भी सहयोग की बात, चाहे फिर वो इस कार्यक्रम की, केवल इतना ही कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत एक आप डेट बताएं, बस इस दिन ऑडिटोरियम फ्री होना चाहिए, उसके आगे ना किंतु है ना परंतु है। ऐसा विजन, ऐसा सकारात्मक सोच, ये एक अच्छे लीडर की जो पहचान है। और हमें अत्यंत हर्ष है कि आज आपने ये समय भी दिया और आपने कहा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में पूर्णतः रहूंगी। तो आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और साथ में आभार भी कि आप हमारे साथ सदैव खड़ी रहती हैं। और उसके साथ ही हमारे बीच हैं श्रीमती रीवा सूद जी। अब ड्रैगन विमेन ऑफ इंडिया आपको कहते हैं। ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन, खेती में बंजर ज़मीनों में जिन्होंने फल उगा दिए, ये एक पर्यावरण दृष्टि से और उस प्रकार से देखिए कैसा संकल्प। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। ऐसे ही विभिन्न संकायों से हमारे साथ फैकल्टी मेंबर्स हैं और इको रक्षक जिन्होंने रजिस्टर किया है, मैं मंच का ध्यान इस ओर लाना चाहूँगी, वो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। तो ये सारे हमारे इको रक्षक हैं। हम उनको स्टूडेंट्स न कहकर इको रक्षक। जब सुबह उठकर केवल एक बार ध्यान करना, मैं इको रक्षक हूँ, स्वतः ही आपके कदम जो है वो पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ते जाएंगे। और हमारे मध्य अन्य गणमान्य उपस्थितियाँ भी आ गई हैं। शिखा जी हैं, आप सरस्वती जिला से। अब मैं पर्यावरण गतिविधि की प्रांत संयोजिका डॉक्टर रुचि रैना जी को इस कार्यक्रम की परिचय प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंचासीन अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, बहनें, प्यारे विद्यार्थियों, सबको मेरा प्रभात वंदन। आज हम सभी पर्यावरण गतिविधि शरण्या दिल्ली प्रांत एवं हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इको रक्षक त्रैमासिक कौशल वृद्धि प्रशिक्षण परियोजना चरण 3 एवं वार्षिक पत्रिका धरित्री अंक 3 के विमोचन कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित हैं। पर्यावरण मानव जीवन पद्धति के लिए यदि अनिवार्य है और एक अनिवार्य अंग है, तो इसका संरक्षण और बचाव भी मानव का परम कर्तव्य बन जाता है। इस दिशा में वैश्विक एवं भारत दोनों ही स्तरों पर अनेक प्रयास जारी हैं और इसी कड़ी में शरण्या के अंतर्गत पर्यावरण गतिविधि भी प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कर अपना योगदान देते हुए सदैव कार्यरत है। जिस उद्देश्य से इस गतिविधि का गठन हुआ, उनमें से मुख्यतः महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता बढ़ाना, पर्यावरण से जुड़े विषयों को और दिनों को मनाना, विभिन्न आयामों में अलग दृष्टिकोण से काम करना, पौधारोपण करना, विद्यालय व महाविद्यालयों में जाकर इको रक्षक तैयार करना, बायो कंपोस्ट पर कार्यशालाएं लेना, समय समय पर जागरूकता अभियान चलाना, विभिन्न विषयों पर सेमिनार कराना और सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद के अनुसार उपयोगी जो पेड़ पौधे हैं उनका भी ज्ञान समाज के हर हिस्से तक पहुंचाना। पर्यावरण गतिविधि में हमने 3 नए आयाम जैसे प्रकृति वंदन, उद्यमिता एवं वैदिक चिंतन, इन पर अब हमारा मुख्यतः ध्यान केंद्रित है। इस वर्ष भी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इको रक्षक प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर बहुत सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स इस प्रकार है: वेस्ट पेपर मैनेजमेंट करना और उसको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना, पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसको निकालकर प्रदूषित पानी में प्रदूषण की मात्रा को बताना, और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट करना। बच्चों ने किस प्रकार काम किया है उसकी कुछ झलकियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें वेस्ट पेपर मैनेजमेंट के बारे में काम किया गया है, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेपर मैश टेक्निक है उसको यूज़ कर एक छोटा सा लिफाफा बनाया गया है, जो यहाँ पर रखा भी हुआ है आप सबके समक्ष, जिसके अंदर मेथी, अजवाइन और सरसों, इसके अंदर सीड बॉल्स है। और वो जो सीड बॉल्स है उसको आप स्व इच्छा मिट्टी में स्थापित कर जीवन रूपी पौधा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है जो शिखा जी, वंदना जी और शिल्पी पांडे जी इनके मेंटोर थे, जिन्होंने पॉल्यूटेड एंड नॉन पॉल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन डिमांड के बारे में काम किया है। और तीसरा प्रोजेक्ट है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें कि वेजिटेबल से डाई एक्सट्रैक्ट कर उससे कपड़े रंगे गए हैं और कुछ पेंटिंग्स तैयार की गई हैं और बायो कंपोस्ट भी तैयार किया गया है। ये पिगमेंट एक्सट्रैक्ट किया गया है, डाई एक्सट्रैक्ट है, इससे कपड़े रंगे गए हैं। ये इन बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, ये बच्चे अब वहाँ हैं जी। ये कुछ पेंटिंग है उसी डाई से। थैंक यू। पर्यावरण गतिविधि के प्रांत प्रमुख होने के नाते मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष व गौरव की अनुभूति हो रही है कि वार्षिक ई पत्रिका धरित्री अंक 3 का आज विमोचन होने जा रहा है। यह पत्रिका सदस्यों की कलम के कमाल से न केवल पर्यावरण संरक्षण हेतु समाज को दिशा दे रही है, अपितु यह सभी वार्षिक गतिविधियों का संकलन भी है। इसके लिए मैं तहे दिल से संपादन मंडल व गतिविधि सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह पत्रिका आप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अवश्य प्रेरित करेगी। इसका ई पत्रिका होना भी अपने आप में पर्यावरण संरक्षण की ओर एक बढ़ाया हुआ कदम है। इसके साथ ही मैं अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि धरित्री का विमोचन करें। धन्यवाद। जी और नीलम जी से आग्रह है, कृपया हमारा साथ दें। ये हमारी मोनिका जी, आप भी आ सकते हैं। ये सबका हमारा ही काम है। मोनिका जी, आप भी आइए। जितने लोग ज्यादा हो फोटो अच्छी ई पत्रिका है वैसे तो मैम, लेकिन इसके लिए बस 8-10 प्रतियां करवानी है। वो भी कुछ ऐसा हुआ कि मिसप्रिंट हुआ है बीच में, इसके लिए क्षमा करेंगे। माननीय प्रोफेसर रमा जी हंसराज कॉलेज की प्राचार्य एवं हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं।
उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई बदलाव लाए और संस्थान को छात्रों के समग्र विकास के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने में मदद की है। वे हिंदी भाषा की एक जानी मानी प्रोफेसर होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर रमा जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। मान्यवर अतिथिगण, विद्वानगण, शिक्षकगण और सबसे अधिक प्रिय छात्र और छात्रा, आप सभी को पर्यावरण गतिविधि शरण्या दिल्ली प्रांत तथा हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज हम यहाँ इको रक्षक, अभी बता रहे थे, इको रक्षक यानी नैतिक कौशल वृद्धि प्रशिक्षण परियोजना, उसके चरण 3 के समापन समारोह और जो इतनी खूबसूरत पत्रिका है, जो देखते ही लगा कि काम हो तो ऐसा हो, ऐसी वार्षिक पत्रिका धरित्री के विमोचन कार्यक्रम को के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है कि यह केवल एक अकादमिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी धरती माता के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी का उत्सव है। आज जैसा कि अभी चारू जी ने बताया कि मनुष्य व्यक्ति हम सोचते कुछ हैं, विधि का विधान कुछ होता है। मुख्य अतिथि कपिल मिश्रा जी थे, तो शायद विधि का विधान था कि कुछ लोग होते हैं जो अपने समय के अनुसार मंत्री होते हैं, कभी किसी पद पर होते हैं, व्यस्तता उनकी बनी रहती है। तो ईश्वर ने कहा कि आपने कपिल मिश्रा जी को मुख्य अतिथि बनाना है, आप बना लो, उनको मैं कहीं और व्यस्त कर दूंगा और आपके बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल जी को भेज दूंगा। और जो रविंद्र शुक्ल जी हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो हर युग के लिए अनुरूप होते हैं, मतलब केवल एक समय के लिए शिक्षा मंत्री नहीं, वो अलग एक उसका भी इतिहास है कि कैसे शिक्षा मंत्री रहे, कैसे सब आज वो मंच नहीं है उस बात को करने का। लेकिन मैंने जिस तरह से उनको खास तौर पे कोविड के टाइम पर ये युवा विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, और मैं कभी कभी बहुत अचंभित होती हूँ कि जो व्यक्ति कोविड के समय हम सब ने देखा कि अनेक समस्याओं से हम घिरे हुए थे, एक ऐसे रविंद्र शुक्ल जी उस कोविड के टाइम पर एक हिंदी साहित्य भारती संस्था बनाई। आप सोचिए, स्वयं कोविड से जूझ रही है, शरीर की व्यथा एक तरफ है, लेकिन मन जो है कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, मन ही मन में एक ऐसी संस्था बनाते हैं, और वह संस्था आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाकर, जिसमें बोलेंगे आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जब एक संस्था बनाता है, फिर वह व्यक्ति अपने आप संस्था के रूप में बदल जाता है। तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के जिनका मुझे लगता है कि जिनका जीवन ही हमारी प्रेरणा है, और मैं तो उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाती, लेकिन जब मिलती हूँ तो लगता है कि काम करो तो ऐसा करो। ऐसी आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं माननीय विजया शर्मा जी, जो कि अभी उनका आपको परिचय दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि युवा विद्यार्थियों के लिए वे अपने आप में एक उदाहरण हैं कि देखो, चाहे आप किसी भी पद पर रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, लेकिन अपनी सोच, मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ और खासतौर पर अपने टीचर्स को कहती हूँ कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना जीवन को जियोगे, और अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो अपने लिए खुद ही समस्या बन जाओगे। लेकिन किस तरह से विजया शर्मा जी पॉजिटिव सकारात्मक रहकर हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इनका कार्य, ये जो इनका जीवन है, जीवन और इनका कार्य हमें सिखाते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण केवल नीति से नहीं बल्कि संस्कार और साधना से संभव है। और आपकी वाणी में जो मातृभाव और नेतृत्व यानी लीडरशिप की जो ऊर्जा है, वह निश्चय ही
आज के इस आयोजन को वैचारिक गहराई प्रदान करेगी। हम आपका पूर्ण स्वागत करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन विद्यार्थियों को भारतीय दृष्टि से पर्यावरण का बोध कराएंगे। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे लगता है कि अगली बार आने तक कहीं वे ये 55 लाख से 1 करोड़ तक ना पहुंच जाएं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। ऐसे शिप्रा पाठक जी, जिन्हें देश भर में वाटर वुमेन ऑफ इंडिया, अगर ये जो वुमेन, जो स्त्री, जो औरत, जो महिला अगर किसी काम को करने पर ठान ले तो फिर वो इसी तरह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से प्रमाणित किया कि जल संरक्षण कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन होना चाहिए। आपके प्रयासों ने ग्रामीण भारत में जल चेतना का एक नया अध्याय लिखा है। हम आपको भी हृदय से नमन करते हैं। इस आयोजन की जो एक पूरी व्यवस्था हुई और जिस तरह से जिन स्थितियों के बीच में पूरा उन्होंने उसका निर्वाह भी किया, डॉक्टर भावना शर्मा, जिनकी संवेदनशीलता और निरंतर सक्रियता ने इस आयोजन को जीवंत रूप दिया। डॉक्टर रुचि जय रैना हमारे बीच में हैं, क्योंकि जिनके मार्गदर्शन में इको रक्षक परियोजना देख के लग रहा था कि विद्यार्थी जो IIT में पहुंच गए हैं, उन विद्यार्थियों से भी अधिक हम आप पे गर्व करते हैं कि आपने कितना इन विद्यार्थियों के माध्यम से भारत के भविष्य को तैयार किया। डॉक्टर चारू कालरा, जो कि मेरी अपनी बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए तो बहुत प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन सचमुच उनका अनुशासन, जो उनका प्रेरक व्यक्तित्व है और वही बात कि जो उनकी सकारात्मक सोच है, वह हम सभी के लिए आदर्श हैं। मैं इस कार्यक्रम की इनका जो पूरी की पूरी टीम है, कुछ ही नाम मैं जान सकती हूँ, डॉक्टर शिखा प्रसाद हैं, डॉक्टर रितु हैं, डॉक्टर अंजू छिब्बड़ हैं, डॉक्टर नीति, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, सचमुच आप सभी अभिनंदन के योग्य हैं। आपका अभिनंदन होना चाहिए। आप इस भारत का साक्षात प्रमाण है काम करने के लिए। आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि जब शिक्षा, संस्कृति और सेवा तीनों एक साथ आते हैं, तभी पर्यावरण संरक्षण एक विचार नहीं बल्कि आंदोलन बनता है। इसलिए इस आंदोलन में आज हंसराज कॉलेज आपके साथ पूरी भागीदारी करता है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके हर अच्छे कदम में हम आपके साथ हैं। पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज हम जिस युग में, जिस तकनीकी प्रगति के साथ जिस युग में है, जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं, जिनके लिए प्रकृति का संतुलन बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे तकनीकी, जिन विद्यार्थियों की इनकी जो उंगलियां हैं, जो दिन रात एक जो इनके पास खिलौना रहता है जिसे हम मोबाइल फोन के नाम से जानते हैं, लेकिन दिन रात जो इस तरह से इस तकनीक के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें हमें कैसे प्रकृति के साथ जोड़ना है, इस बात पर विचार करने के लिए मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये मुख्य भूमिका अदा करेगा। और मैं केवल अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, पता नहीं कब कोई एक टहनी एक दिन पतवार बन जाती है, कोई टहनी किसी दिन पतवार बन जाती है। ये जो आयोजन है, ये जो कार्यक्रम है, ये जो पर्यावरण के लिए उठाए गए कदम है, मुझे लगता है जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए 2047 की बात की गई है, वह 2047 का विकसित भारत इस तरह के आयोजनों से, इस तरह के कार्यक्रमों से ही संभव हो पाएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, वंदन, अभिनंदन, सादर नमस्ते। आदरणीय मंच, उपस्थित आचार्य परिवार और प्रिय बच्चों, अटल जी ने एक कार्यक्रम का, मैं विद्यार्थी नेता था तो एक संचालन कर रहा था। उस संचालन में मैंने मुख्य अतिथि कह के उन्हें संबोधित किया, तो उन्होंने जो चीज़ कही मैं आज यहाँ उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा, देखिए अतिथि उससे कहते हैं जो बिना तिथि बताए टपक पड़े। मैं तो 3 बार कार्यक्रम निश्चित करके आया हूँ, इसलिए मुझे अतिथि कहा जा रहा है, इससे मुझे आपत्ति है। लेकिन मुझे यहाँ अतिथि कहा गया तो अटल जी की परिभाषा के अनुसार मैं वास्तव में अतिथि हूँ, क्योंकि बिना तिथि बताए टपका हूँ। संयोग देखिए कि मैं जिस कार्यक्रम से आ रहा हूँ
वहाँ से अचानक मेरे पास समय था तो मैं सीधे यहाँ आ गया। अभी 12 बजे यहाँ एक कार्यक्रम और है, उसमें मैं आना था, लेकिन अचानक आने के बाद मुझे पता चला आपको ऊपर चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि इस पवित्र कार्यक्रम का मैं सहभागी बन सका, इसमें परमात्मा की कृपा मानता हूँ। मैं स्वयं बहुत ज़्यादा इस संबंध में सक्रिय रहता हूँ। प्रतिवर्ष 111 पेड़ लगाना ये मेरे परिवार और मेरा संकल्प पिछले बहुत वर्षों से है। और इसलिए जहाँ भी रहता हूँ मैं तो सड़क के किनारे बहुत सारे फलदार वृक्ष लगाता हूँ, ताकि बाद में निकलते समय, मुझे याद है बचपन में जब मैं जाता था अपनी रिश्तेदारी में, उस समय गांव में रहता था, तो फलदार पेड़ों के नीचे खड़े होकर कभी आम को बीनना, कभी बाकी, ये सब खत्म हो गया है। अब उसको दोबारा प्रारंभ करने का काम हुआ है। इसके लिए पर्यावरण में लगे हुए जितने भी लोग, वैसे तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीयवर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक रहा हूँ और आज भी प्रचारक की भूमिका में हूँ। रात दिन काम कर रहा हूँ हिंदी साहित्य भारती के नाम से, जिसकी रमा जी हमारी अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मेरे साथ में। ऐसे अनेक विद्वान हमारे साथ में हैं और काम वही है जो यहाँ हो रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चूँकि मैं अतिथि हूँ, अधिक नहीं बोलना चाहता और बिना बताए टपका हूँ, इसलिए कुछ बाध्यताएं हैं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि जो व्यक्ति मैं के लिए जीता है वो ना तो परमात्मा के निकट पहुँच पाता है और न ही जीवन में सार्थकता प्राप्त कर पाता है। जिसने जीना शुरू किया हम के लिए, वही समष्टिगत भाव उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। ध्यान रखिए कि हम जिस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, उस भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो चिंतन धारा है, वो सारे विश्व से अलग है। सारे विश्व के लोग केवल उपासना पद्धतियों में लगे हुए हैं और इसलिए उनकी एक सीमाएं हैं, लेकिन भारत की सीमाएं अनंत हैं। भारत कभी सीमाओं में नहीं बंधा। भारत हर प्राणी के अंदर भगवान के दर्शन करता है। भारत ईसावास्यमिदं सर्वम कह करके प्राणी मात्र क्या, जड़ चेतन सबके अंदर कण कण में भगवान के दर्शन करता है। और इसीलिए इस दर्शन के कारण ही भारत के मनीषी कह पाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी चिंतन के कारण तुलसी कह पाए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसी चिंतन के कारण हम सहना भवतु कह पाए। इसी चिंतन के कारण हम वसुधैव कुटुंबकम कह पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र हमारा अभीष्ट है और इसलिए सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इसके लिए पर्यावरण की चिंता करना ये निश्चित रूप से हमारा संकल्प होना चाहिए। यही कहते हुए अपनी वाणी को 2 शब्दों के साथ और विराम देता हूँ। आपने विजया जी बहुत हमारा गीत गाया होगा, मेरी कलम से लिखा हुआ, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता मानवता के खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीत नहीं, जो काट असत उर के बंधन अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। और तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, हे भारत संघ के पंच निष्ठाओं के साथ जो कार्यक्रम शुरू हैं, मैं उनके लिए आह्वान करता हूँ। हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है।
कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। भारत माता तेरा चल हरा हरा धानी धानी, भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी, हरी हो गई बंजर धरती नाचे झरनों में बिजली, हरी हो गई बंजर धरती नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रहा है तेरी नदियों का पानी, भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है, मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है, मन को मीत बनाने वाली तेरी मधुर मधुर वाणी, भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, तेरा मान बढ़ाने वाले तेरे घर के हैं रखवाले, तेरा मान बढ़ाने वाले तेरे घर के हैं रखवाले, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत निडर बहादुर सेनानी, भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, हरा भरा धानी धानी। मुझे मालूम है आप सब बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता तो है, थोड़ा रख भी लेंगे, है ना, क्योंकि मेरे प्यारे युवक युवतियों यहीं से प्रारंभ करती हूँ। भारत माता को स्मरण करते हुए आदरणीय मंच दो अतिथि हमारे अभी चले गए हैं, माननीय रमा जी तो आप सब परिचित ही हैं, और रविंद्र शुक्ला जी, माननीय प्रांत संचालिका डॉक्टर चारू कालरा जी, शिप्रा जी, माननीय शिप्रा जी जो आज बहुत सारे पुरुषार्थ के साथ अपने कुछ अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ मंच पर उपस्थित हुई हैं, डॉक्टर रुचि रैना जी जो इस पर्यावरण की गतिविधि को यहाँ पे देखते हैं। जो ये कार्य हम करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हम सब युवाओं की ही भूमिका है, चाहे वो युवक हो युवती हो।
पर्यावरण का संकट केवल भारत में है ऐसा तो नहीं है, पर्यावरण का संकट जो है पूरे विश्व में ही है, और सारे विश्व के भी अन्य भी देश चिंतित हैं कि पर्यावरण के लिए कैसे समाधान मिलेगा। बात यह है कि जब कोई समस्या आती है तो वो तो आ जाती है, लेकिन समस्या की, प्रॉब्लम की रूट क्या है, उस रूट के बारे में हमको सोचना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आई कैसे। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, भारत तो जब दुनिया में घर कोई व्यवस्था, जीवन की ऐसी आवश्यकताएं भी नहीं बनी हुई थी, तब से भी भारत पर्यावरण के बारे में चिंतन, मंथन, विचार करता ही रहता है। और उस चिंतन के कारण ही शायद आज हम बैठे हैं यहाँ पर, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारा सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल था। और ये इसलिए आया संकट क्योंकि धीरे धीरे हमारी इच्छाएं बढ़ती गई। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा कि जो लालच है और जो हमारी कुछ स्टुपिडिटीज़ हैं, उनके कारण हम अपने को नष्ट करने के कगार में कब चले जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारी जीवन की आवश्यकताएं तो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, ईश्वर से मिल रही हैं, लेकिन हमारी जो आवश्यकताओं से ज़्यादा हम डिज़ायर्स रखते हैं, वो डिज़ायर्स अनफुलफिल रह जाती हैं। फिर उसको हम गेन करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेते हैं जिससे हानि हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि प्रकृति तो नियमबद्ध है, प्रकृति तो बिना रूल के नहीं चल सकती, और जो रूल को तोड़ता है वो प्रकृति तो नष्ट होती है, उससे सृष्टि भी नष्ट हो जाती है। तो हमारे स्वार्थों, इच्छाओं, हमारी जो भोग विलासिता के लिए जो हमारे नेचर डेवलप हो रहे हैं, ऐसी कुछ जो हमारी आदतें बन रही हैं, उस पर संयमन ना होने के कारण कुछ ये विषय आज हमें इस प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसको ओवरकम भी हम मिलकर ही करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमें कोई चीज़ उपयोगी नहीं लगती ना, उपयुक्तता और उपयोगिता इस पर डिपेंड करता है। जब हमें कोई चीज़ ज़रूरी नहीं लगती, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, हमारे पास मोबाइल है ना, वो 10,000 का भी हम बड़ा संभाल के रखते हैं, 1 लाख का तो रखते ही होंगे, 10,000 5,000 का भी मोबाइल है, हम बड़ा संभाल के रखते हैं। जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, हमें अच्छी लगती है, हमारी लाइकिंग में, उसकी हम बहुत संभाल करते हैं। लेकिन जो हमारी लाइकिंग में नहीं है, वट एवर पर्सन, वट एवर कोई चीज़ है, वट एवर कोई प्लेस है, कुछ भी है ना, तो वो हम संभाल के रखते हैं। लेकिन जो हमें बस ऐसा पसंद नहीं है, उपयोगी हम नहीं समझते अपने दृष्टिकोण से, उसको हम संभाल के भी नहीं रखते। तो आजकल के संदर्भ में अगर हम युवा दृष्टि से देखें या आज के परिप्रेक्ष्य के चिंतन की दृष्टि से देखें, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी समाज तब मरता है जब उसका व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और जब वो उसके देश के, उस समाज के गुणों को उसने क्या हमें दिया विरासत में, ये भूल जाता है। और तीसरा, जब हम उसमें दोष देखने लगते हैं, तब हम नष्ट होते हैं। तो ये तीनों बातों को हमें ओवरकम करना है, और यही उन्होंने बताया कि पर्यावरण जो है वो इसी तरह से अगर हम चिंतन करेंगे तो। और एक विचारक ने तो ये भी कहा है कि हमें जो अच्छा लगता है, मैं इसी पे चर्चा कर रही थी, वो तो हम संभाल, जो नहीं अच्छा लगता वो हम संभाल के नहीं रखते। तो इसी तरह अगर हम हमारी परंपराएं, हमारे रूट्स, हमारी कल्चर, हमारा देश, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति, कभी कभी इसमें भी कभी इतना बड़ा राष्ट्र जीवन है, मनुष्य का जीवन हम इतना बड़ा मानते हैं, तो राष्ट्र का जीवन कितना बड़ा, कभी कभी इसमें भी कोई समस्या आती है, लेकिन फिर भी हम उसकी रूट्स के कारण उसको छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है, और धीरे धीरे उन कमियों को ठीक करके हम अपने राष्ट्र के गौरव को, अपने भारत की संस्कृति को, कल्चर को, रूट्स को, परंपराओं को संभालते हैं। आज कॉन्ट्राडिक्शन है पर्यावरणों में, और जो राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, जिनको फैक्ट्रीज लगानी है, जिनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उनको पर्यावरण का इम्पोर्टेंस नहीं लगता। जिनको पर्यावरण का, जिनके अंदर, जिन्होंने अपने गर्भ में धारण कर लिया, अपने बॉम्ब में धारण कर लिया कि पर्यावरण संरक्षण करना है, इसको प्रोटेक्शन देना है, उनको फैक्ट्रीज लगानी है, आर्थिक इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी कैसे, इस बारे में विचार नहीं करते। परंतु दोनों को ही चिंतन करना पड़ेगा। हमें पर्यावरण की भी आवश्यकता है और हमें इकोनॉमी की भी आवश्यकता है। तो इकोनॉमी अगर नहीं चाहिए तो हम पर्यावरण संभालेंगे, या पर्यावरण नहीं चाहिए इकोनॉमी संभालेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों का परस्पर पूरक संबंध हमें बनाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और हम युवा हैं, हमने तो आगे बिजनेस करने हैं, जॉब में जाना है, इकोनॉमी तो बढ़ानी है, देश की इकोनॉमी हमारे ऊपर ही निर्भर कर रही है।
तो दोनों का अगर हम ठीक से चिंतन करेंगे, ठीक विचार करेंगे, तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इस बारे में हमको चिंतन करना है। हमारे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, कई विषयों से चिंतन है, हमारा ऐतिहासिक, हमारा धार्मिक, दोनों प्रकार से। इतिहास में भी इसका चिंतन नहीं हुआ ऐसा नहीं है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम 5-6 हज़ार वर्ष का ही मानते हैं। हम युधिष्ठिर का युगाद मानते हैं 5100 से, तो महाभारत के काल से। वो हम जानते हैं। वैसे तो भारत जो है वो युगों युगों से चलता आ रहा है, हमारा राष्ट्र पुरातन है, प्राचीन है। अथर्ववेद में ऋषि मुनियों ने जब चिंतन किया था कि पृथ्वी में कोई एक देश ऐसा होना चाहिए जो सृष्टि की चिंता करे, सारे की चिंता करे, तो वो कौन सा देश उन्होंने तब किया, तब भारत का जन्म हुआ, तब इस राष्ट्र का जन्म हुआ। और इस राष्ट्र का जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। तो अगर हम विचार नहीं करेंगे तो सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। तो ये 5000 वर्ष का कार्यकाल हम मानते हैं, ज़्यादा पुराना ना जाओ, हम 1000 वर्ष से मानते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स भी आ गए, मुगल भी आ गए, सारे एम्पायर्स आ गए, सब हमने कष्ट भी देखे। लेकिन फिर भी हमने, हमारा जो पर्यावरण उसमें दूषित हुआ, 5-6 हज़ार वर्ष पहले से हमारी कल्चर चली आ रही है। हमारी जो ये भूमि है ये बड़ी उर्वरा है, बड़ी उपजाऊ है, इसमें इतने विशाल मात्रा में खेती होती है, इतनी विशाल मात्रा में अन्न होता है कि हम दूसरों को भी, विदेशों में भी, दूसरे देशों को भी वर्षों से दे रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने हमें कॉपीराइट किया, उन्होंने भी वो अनाज बीजने का प्रयास किया, लेकिन मात्र 500-600 वर्षों में उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई और उनको वो छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हमारा ये ऐतिहासिक दृष्टि से हम बहुत सारे कार्य करते हुए आ रहे हैं। उनको धार्मिक दृष्टि से अगर हम चिंतन करें तो उदालक ऋषि ने कहा था कि अपना जो श्वेत केतु था उसको कहा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ है। तुम अपने स्वार्थों को भूलकर अपने देश और धर्म की रक्षा के बारे में चिंतन करो, स्वयं को पहचानो कि तुम क्या कर रहे हो। सत्य काम को उन्होंने 400 गाय देकर भेजा था, 400 काउस देके उन्होंने वन में भेजा था। वन में भेजने के बाद उन्होंने कहा था जब ये काउस 1000 हो जाएंगी तब तुमको वापस आना है। इसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था भेजने का? वो इसलिए भेजा था कि अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हम बिजनेसमैन बन रहे हैं, हम और कई सारे वोकेशनल कोर्सेज कुछ भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे मन में हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, हमारी वन संपदा है, पेड़ संपदा है, हमारा, यहाँ तक कि अब तो कह रहे हैं कि स्पेस में भी पॉल्यूशन हो रहा है। हम तो धरती की बात कर रहे हैं, अभी स्पेस में पॉल्यूशन हो रहा है, इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या मेरी एक PhD डिग्री लेने से, मेरे इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से इसका सॉल्यूशन होने वाला है? नहीं। इसके साथ साथ हमको उन्होंने इसलिए उनको शिक्षा के साथ वन में भेजा था ताकि आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ भी आप अटैच हो जाओ। तो जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो हमें लेना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हम लेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी वैसे ही प्राण शक्ति है जैसी हम में है। एक चिपको आंदोलन चला था ना, चिपको आंदोलन ने ये कहा था पेड़ों से जाकर चिपक जाओ, वो अनुभूति लो कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। सनातन संस्कृति का मतलब ही यही है। हम कहते हैं गंगा गोदा ब्रह्मपुत्रा गोमती च सरस्वती कावेरी यमुना कुंभा सिंधु रेवा इरावती, है ना, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत। हम इन सब में केवल मात्र पेड़ों में ही नहीं, हम इन सब में उस जीवंत शक्ति को मानते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, उस तत्व को मानते हैं। इसलिए हम अपने यहाँ मृत्यु का प्रावधान उसमें नहीं मानते। हमारे यहाँ यूरोप में शरीर को डेकोरेट करते हैं, हमारे यहाँ शरीर को हम नष्ट मानते हैं, आत्म तत्व को हम स्वागत करते हैं। तो हमारे पेड़ों में, हमारी प्रकृति में भी वह आत्म तत्व विराजित है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती लुप्त हो गई थी, परंतु अपने जैसे विचारकों ने, PhD स्कॉलर्स ने चिंतन करके जगाधरी के पास, आदबद्री के पास सरस्वती का रिसर्च करके उसको निकाला है। सरस्वती आज लुप्त नहीं है, आज सरस्वती हमारे पास है। नर्मदा की हम पूजा करते हैं, गंगा मैया की हम पूजा करते हैं। कभी आपने अपनी इंटरैक्शन को उस इंटरैक्शन के साथ जोड़ करके देखना, तब आपको अनुभूति होगी कि अपनी प्रकृति हमें कितनी जीवंतता,
कितने लाइवलेस देती है, कितना अलाइव करती है हमें हमारी नेचर। और उस पर हम बात करते हैं, चिंतन करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो आज विदेशों को भी इस वैज्ञानिक दृष्टि के साथ चिंतन करना पड़ रहा है। हम तो आधी काल से कर रहे हैं, लेकिन आज उनको भी अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी सनातन संस्कृति को देखते हुए आज वो भी इस ओर चले हैं। फिर पर्यावरण के दुष्परिणाम की दृष्टि से जो स्पीशीज रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, वो कुछ प्रजातियां जैसे गीद है, कौआ है, कुछ ऐसे विष को खा लेते हैं जिससे हमें बीमारियां नहीं होती। आज वो नहीं खा पा रहे क्योंकि दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए भी बीमारियां बढ़ने का कारण हो रहा है। एक शोध के अनुसार एक यूनिवर्सिटी में शोध हुआ, उसमें गीदों की संख्या जब कम हो गई, वर्चुअस की संख्या कम हो गई, तो वो कम होने के कारण क्या दुष्परिणाम आए, तो चूहे नहीं गए, कुत्ते नहीं मरे, चूहे नहीं मरे, तो रेबीज हो गया, रेबीज के शिकार हो गए लोग। तो क्योंकि वो प्रजाति लुप्त होने के कारण, वो पक्षी, वो जंतु लुप्त होने के कारण वो बीमारियां बढ़ गई। ऐसे ही अमेरिका में एक शोध हुआ, हम कहते हैं बैट क्या होता है, बैट कुछ भी नहीं, चमगादड़ को कोई कुछ भी नहीं समझता, लेकिन चमगादड़, उनको चमगादड़ बढ़ाने हैं, ऐसा शोध चल रहा है। क्यों चल रहा था? क्योंकि चमगादड़ जो है वो मॉस्किटो का लार्वा खाते हैं और वहाँ मॉस्किटो बढ़ गया और वो खेती में भी, वैसे देखने में लगता है चमगादड़ की क्या उपयोगिता है, लेकिन खेती में भी, कल्चर में भी चमगादड़ की बहुत उपयोगिता है। तो ऐसे कुछ विषयों का चिंतन करते हुए हमारे छांदोग्य उपनिषद में, हमारे अथर्ववेद में, हमारे ऋग्वेद में, हमारे यजुर्वेद में यहाँ तक कहा गया है कि जब हम कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं तो पेड़ को भी पीड़ा होती होगी, तब हम क्षमस्व कहते हैं, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको काटा है, आज मैंने काटा है, मैं 10 गुना अंकुर इसके बदले में लगाऊंगा, तब मैं इसका उपभोग करने के योग्य हूँ। आज हम एसी में बैठते हैं, एक एसी में बैठने के बाद पर पर्सन, पर कैपिटा पर पर्सन को 10 पौधे लगाने हैं, तब आप भगवान की तरफ से डिजर्व करते हो कि आप एसी की हवा ले सकते हो। क्या हम इस तरह से चिंतन करते हैं कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं? दोहन ज्यादा करेंगे तो वो शोषण ही हो जाएगा। तो प्रकृति से प्रकृति की योग्यता अनुसार लेंगे तो हम लंबे समय तक ले पाएंगे। तो ऐसा कुछ चिंतन युवा आज जो अदरक, नीम, तुलसी और ये जब जो चारों ग्रुप आज हमें युवाओं ने ये शोध किया है, ये रिसर्च किया है, बहुत अच्छा विषय है। महिलाओं से भी जुड़ा हुआ पर्यावरण है। जितने त्योहार आते हैं, वट वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, जितने उत्सव आते हैं, उन सब में मातृशक्ति भी पर्यावरण का संरक्षण करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। और फिर इस दृष्टि से हम अंत में आते हैं, तो क्योंकि समय का थोड़ा सीमा भी इन्होंने दिया है, वर्ल्ड की दृष्टि से देखेंगे। वर्ल्ड में पर्यावरण 5 जून को 1972 में पहले इसके बारे में पूरा चिंतन हुआ कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो 5 जून 1972 में कुछ देश बैठे, उन्होंने चिंतन किया और 5 जून 1973 में पर्यावरण को एक वैश्विक लेवल पर 5 जून का दिन घोषित किया गया। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए और ऐसा कहा है कि अभी 2025 में कोरिया को एक देश चुनते हैं, मेजबान देश कहते हैं उसको, वो मेजबान देश एक विषय चुनता है। इस बार कोरिया ने अपने जेजू प्रांत में उनको ये काम दिया है चैनलाइज करने के लिए, लीड लेने के लिए। और इस बार बीट द प्लास्टिक इस वर्ष का विषय चुना गया है और वो इस पर काम चल रहा है। ऐसे ही कुछ नियम कानून वैश्विक स्तर पर बने हैं। एक रामरस कन्वेंशन, जो पर्यावरण का जो है वो रामरस कन्वेंशन है, ईरान का ही एक शहर है। उसमें जो वेटलैंड्स हैं और जो यूज़ नहीं हो रहे, जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी है, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, ऐसे जो लैंड्स हैं उनके बारे में जो ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में एक लॉ बना है। इसी के कंसर्न भारत ने भी लॉ बनाए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। एक लॉ 1986 में बनाया, एक है ग्लोबल टाइगर संरक्षण का एक लॉ बना है, वो 1999 में बना है। तो ऐसा ओवरऑल हम सब पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगेंगे। अंत में मैं एक ही बात कहूँगी, पहला अवतार हुआ था मत्स्य अवतार। धर्म की रक्षा के लिए हम सब बहुत अच्छे हैं,
हम इंडिविजुअली बहुत गुड कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन हमारा नेशनल कैरेक्टर तब माना जाएगा जब मैं अपने स्वयं के स्वार्थों से ऊपर उठ के अपने देश, धर्म, संस्कृति और स्पेशली पर्यावरण के लिए कुछ करती हूँ, तो मेरा चरित्र राष्ट्रीय चरित्र माना जाएगा। भीष्म पितामह की बात करें तो भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे। ओवरऑल 10,000 लोगों को एक साथ मार सकते थे, शरशैया पर आ गए, अच्छे व्यक्ति थे और नेतृत्व का गुण था, बहुत सारे धर्म की ताकत थी, लेकिन खड़े किसके साथ हुए थे? अधर्म के साथ खड़े हुए थे। तो जो पर्यावरण का नुकसान करने वालों के साथ खड़ा होगा उसका परिणाम ऐसा ही होगा जैसे भीष्म पितामह जी का हुआ। हालांकि हमारे मन में उनके लिए आदर भी है, परंतु भगवान कृष्ण ने अंत में कहा था आप अगर धर्म का साथ देते तो आपको ऐसी स्थिति में नहीं आना पड़ता, परंतु आपकी योग्यता और गुणों को देखते हुए मैं युधिष्ठिर को बोलूंगा कि वो आपसे ज्ञान प्राप्त करें। अंत में एक ही बात के साथ मैं मैसेज देना चाहती हूँ, आज पर्यावरण के लिए पर्यावरणविद सभी चिंतित हैं, विश्व भी हमारी तरफ देख रहा है और ऐसे देख रहा है कि भारत हमारी माँ है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कष्ट में देखते हुए उसके संरक्षण के लिए अपना समर्पण करके खड़ी होती है, ऐसे ही भारत ऐसे समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से खड़ा हो, ऐसा आज विश्व देख रहा है। दशावतार में एक मत्स्य अवतार हुआ था, जब हायग्रीव को राक्षस ने वेद चुरा लिए थे, कथा बड़ी है, मैं 1 मिनट में इसको समाप्त करूंगी। हायग्रीव ने जब वेद चुरा लिए थे तो वेद चुराने के बाद उसने ये कहा था कि मैं अब वेदों का मालिक हो जाऊंगा। अब आप सोचिए, किसी ज्ञान का मालिक जब कोई राक्षस हो जाएगा तो उसका संरक्षण कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही वो जब मनु उसका भक्त था तो मनु ने उस मछली को हाथ में लिया, मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल में डाल देगा, कमंडल से बड़ी हो गई, उसने कमंडल को भी व्याप लिया और बड़े बर्तन में डाला और बड़ी हो गई, क्योंकि वो विष्णु भगवान का आराधक था। विष्णु भगवान स्वयं वो बनकर आए थे क्योंकि उनको उस राक्षस से वेदों को छुड़वाना था। तो जैसे ही मत्स्य का अवतार बढ़ता गया, फिर नदी में डाला, पोंड में डाला, फिर अंत में सागर में डाला, तो सागर को भी व्याप लिया और सागर को भी व्यापने के बाद अब कहाँ जाएगी, तब वह मत्स्य अंदर सागर में जाके उस राक्षस से वो वेद लेकर आके मनु को बताया कि बाकी बची हुई सृष्टि का, क्योंकि प्रलय होने वाली है, उसका संरक्षण तुमको करना है। ऐसे ही व्यापक विस्तार विजन के साथ पर्यावरण का चिंतन करते हुए हम सबको उसमें अपनी भूमिका देनी है, तब हम इस व्यापक मछली को साध पाएंगे। इसके साथ में अपनी बात को समाप्त। धन्यवाद दीदी आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए और हमारे युवा इको रक्षक को पर्यावरण की ओर अग्रसर करने के लिए। आज मैं आपसे एक ऐसी अद्भुत महिला के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है जल और जल संरक्षण के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माननीय शिप्रा पाठक जी की। आपको हम स्नेह से भारत की वाटर वुमन भी कहते हैं। आप हमेशा कहती हैं जल ही जीवन है और जल का सम्मान करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इसी सोच के साथ आपने अपने जीवन को जल संरक्षण और पर्यावरण की सेवा के लिए समर्पित किया है। आपने एक विशेष अभियान चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका उद्देश्य रहा महिलाओं को रासायनिक सिंदूर की जगह प्राकृतिक सिंदूर अपनाने के लिए प्रेरित करना, जिसकी छवि आप हमारी धारित्री के बैक कवर में देख सकते हैं। आपका मानना है इन पेड़ों में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहती है। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय शिप्रा पाठक जी को। नर्मदे हर, भारत माता की सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और प्रांगण में उपस्थित सभी जिज्ञासु और ज्ञानवर्धक जो लोग बैठे हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ और सभी छात्र छात्राओं को अपना स्नेह देती हूँ। आज देव उठनी एकादशी है, जैसे आप सब जानते होंगे, उसकी भी हम सबको बहुत बधाई है क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत विशेष पर्व है। जिस प्रांगण से एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाया गया हो जिसमें ये बताया गया हो प्रेजेंटेशन देने वाले या वो बनाने वाले छात्र इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं है क्योंकि वो IIT में चले गए। जहाँ बौद्धिकता इस स्तर की हो वहाँ मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य महिला के ज्ञान को कुछ बोलने की या कुछ उपदेश देने की आवश्यकता नहीं बचती। तो कुछ बातों पर आपका ध्यान खींचती हूँ।
क्योंकि 13,000 किलोमीटर पैदल चलने के कारण मेरा ध्यान उन विषयों पर गया। मैं 13,000 किलोमीटर पैदल कोई इतिहास बनाने नहीं चली, कोई नदी बचाने भी नहीं चली, क्योंकि ये सुनने में बहुत अहंकार देता है कि मैं नदी बचा रही हूँ। सच तो ये है, नदी अब भी हमें ही बचा रही है। मैं पैदल चली क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि किसी को प्रेम करने के लिए उसके हृदय को छूना बहुत आवश्यक होता है। किसी के घर जाओ और उसके हृदय को स्पर्श ना कर पाओ तो ना उसके घर में स्थान बन पाता है, ना उसके हृदय में। तो मैं पैदल चली ताकि हर एक तट पर नदी से नदी के मन की बात तो पूछूं। ये तो बुद्धि का विषय है, बांध बन गए, बांध नहीं बनने चाहिए, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका घर है उससे तो पूछा जाए, नदी क्या चाहती है। तो पहले भी हम दोहन करते थे, शोषण करते थे, उपयोग करते थे, उपभोग करते थे। ऐसा नहीं था कि पहले पूरा ही राम राज्य था और अब पूरा ही कलयुग आ गया। ये जो कुछ भी एक शब्द जैन जी बना है, ये मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि जिसे आपको जो लोग ये संबोधन देते हैं, मैं आपको कहती हूँ, आप भारत के सपूत हैं, आप भारत का भविष्य है, आप किसी जनरेशन के परे हैं, क्योंकि आप ऋषि मुनि परंपरा से आते हैं। आप विश्व स्तर पर जो शब्दावली आपके लिए प्रयोग की जा रही है वो मुझे गाली की तरह लगती है। हम ऋषि परंपरा से हैं, तो हमारे लिए ये शब्द सुशोभित नहीं देते। हमको बहुत पहले जन्म के बाद ही ये बताया जाता है कि पहला शब्द राम बोलना है और मृत्युशैया पर आखिरी शब्द भी राम बोलना है, और उसके बीच में राम तत्व का जीवन जीना है। तो कुछ बातों पर आपका ध्यान ये देने आई हूँ कि इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, इतने संवाद, इतने आयोजन आखिर क्यों हो रहे हैं? पर्यावरण इस स्तर पर आ क्यों गया? और आपके मन में भी अभी चल रहा होगा, बहुत से लोग उठ के जा रहे हैं, बहुत से लोग बार बार बैठ रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी है आपकी पीढ़ी में। और जब मैं आपकी पीढ़ी कहती हूँ तो मैं अपने आप को आपसे परे इसलिए रखती हूँ क्योंकि अवस्था की और आयु की बात नहीं होती है, समझ की बात होती है। मैं आज भी राम तत्व वाली समझ को ही मान्यता देती हूँ, तो मैं उसी युग से खुद को मानती हूँ। अगर हम आधे घंटे एक जगह शांति से बैठकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं तो हम ये उम्मीद क्या करें आप पर्यावरण संभालेंगे? तो ये सोचना आवश्यक है हम किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो कुछ बातें हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मन में ऐसा लग रहा होगा हाँ ये बोल रही हैं, जो भी 4-5 लोग आए इनको सुनना है, ताली बजानी है और फटाफट चले। और जब ये भाव उधर से आता है तो ये भाव इधर से भी आ जाता है कि चलो फटाफट बोलो, 10 मिनट खत्म करो और जाओ। पर ऐसे में एक वो व्यक्ति जो अपने प्रयास दे रहा है, जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगभग निवेदन की मुद्रा में कह रहा है शिप्रा जी आप समय निकाल लेना, उनको क्या लेना देना? उनका घर तो पर्यावरण युक्त है ना। आपके लिए प्रयास कर रही है कि आइए, बैठिए, कुछ ऐसे लोगों से मिलिए। और मुझे तो लगता है संवाद का, ये आयोजन का तरीका भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमें उधर से भी सीखना है, उधर की पीड़ा भी समझनी है। तो ये परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए। मैंने 13,000 किलोमीटर परिक्रमा की है, इसका मतलब ये नहीं मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो गई। मुझे आप में से कोई ऐसी समझ दे सकता है जो मेरे पास नहीं है। तो ये एक तरफा संवाद बंद होने चाहिए, 2-4 माइक उधर भी होने चाहिए, और आपसी समझ से एक वार्ता के बाद हमें एक निष्कर्ष निकालना चाहिए और उसका एक सोचना भी चाहिए कि आज की वार्ता का रिजल्ट क्या निकला। अच्छा 3 भागों में ये निकला, अब 3 पे हम सॉल्यूशन करेंगे, तब तो कोई अर्थ भी है। अन्यथा सिर्फ हम एक इम्पैक्ट दे रहे हैं कि आज हमने पर्यावरण को संवाद किया। अब आप सोचिए कौन से स्तर पर पर्यावरण बचे जब किसी स्तर पर पर्यावरण रहा ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग आहत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा तो नदी से प्रेम है तो मैं तो अपने प्रेम को ही बचाऊंगी। अभी हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं। आपको पता है एक लाइट का स्विच ऑन और ऑफ करने में पर्यावरण जाता है, ये आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते होंगे, उस पर गहराई में जाने का कोई अर्थ नहीं।
लेकिन थोड़ा समझिए, क्या इतनी लाइट्स की जरूरत है? आप 1000 साल पहले की बात कर रही हैं, 500 वर्ष साल की बात कर रही हैं, मैं 10 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। क्या ऐसे सिस्टम होते थे? किसने बनाए? क्यों बनाए गए? कौन सा मार्केट है जो दोहन कर रहा है? जहाँ 4 लाइट से काम चलता था, आर्किटेक्ट के स्तर पर हर सोसाइटी के हर फ्लैट में ये वॉल सीलिंग और ये लाइट्स चल रही है, तो ये क्या है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा हमें क्यों बुलाया है, हम कौन सा यमुना में जाके शैम्पू और झाग डाले आते हैं जो हमको यहाँ जबरन बिठा लेंगे कि सुनो सुनो नहीं मन है, हमको क्लासेस लेने हैं, उस क्लास से नंबर आएंगे, उससे नौकरी मिलेगी, उससे पैसा आएगा, उससे हम अपना बढ़िया जीवन जिएंगे। अब शिप्रा पाठक की बातें सुनकर हमारा कौन सा भला होने वाला है? तो आप और हम ही तो समस्या है। अगर आर्किटेक्ट के सिस्टम पर हम सोचें तो ना इतने एसी की जरूरत है, ना इतनी लाइट्स की जरूरत है, और हर सोसाइटी के हर फ्लैट में 2 लाइट में एक स्विच है। आप चाहेंगे भी ना ऑन करके कि एक ही लाइट जले, मैंने चाहा ये, तो वो कंपलसरी 2 लाइट जलती है। जब आवश्यकता नहीं है तो दोहन क्यों? किसान हर दिवाली के बाद पराली से लेकर पॉल्यूशन तक, जैसे दिल्ली में तो सभी मर गए, हमसे सब फोन करके कहते दिल्ली में बड़ा पॉल्यूशन है, हमने कहा अभी हम तो जिंदा हैं। मैं आलोचनात्मक स्तर कभी नहीं अपनाती। वही दिल्ली जिसकी हम इतनी बुराई कर रहे हैं, वही दिल्ली भारत की राजधानी है। वही दिल्ली एक पूरी आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर संभाल रही है। उसका बोझ ज्यादा होना बहुत सामान्य बात है। बॉम्बे भारत की आर्थिक राजधानी बोली जाती है। एक तरफ जहां वो सबसे अधिक माया नगरी से लेकर बिजनेस दे रही है और अंबानी जैसे अडानी जैसे लोग रह रहे हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़ा स्लम संभाल रही है। इस तरफ ध्यान नहीं है हमारा। एक ही समय में इतना सब व्यापक रूप से संभालना तो तय बात है, वहां पॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना है। दिवाली के बाद पराली की बात होती है, क्यों? क्या पहले आज से 20 साल पहले ये नहीं जलता होगा? तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि पहले किसान धरती को माँ मानता था। पहला कदम रखते हुए हम पैर छूते थे, पहला निवाला फसल का हम माँ को उसी को भेंट करते थे जिसने दी है। आज उसे इससे कोई मतलब नहीं है। हम किसान जवान की बहुत बात करते हैं ना, आज किसान को लगता है मशीनें आ गई हैं, वो लाता है और वो जो आरी से पहले कटती थी अब वो आके उसको जला देता है, क्योंकि मशीनें, उन्हें लगता है कौन बुलाएगा। मैंने बात की पंजाब में जाकर, तो उन्होंने कहा मशीनें कम है, खेत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, खेत ज़्यादा नहीं है, जल्दी हो जाए। पहले एक बार में साल में एक ही फसल थी, अब 3 चाहिए, क्योंकि अब घर में 3 गाड़ी चाहिए, हर कमरे में एसी चाहिए। तो अभी वो क्या करता है, जिसको माँ मानता था उसी माँ की छाती को माचिस की तीली डालता है और आग लगा देता है। तो उसका माँ से अब कोई संबंध नहीं रहा। किसान बदला, आर्किटेक्ट स्तर पर हम बदले। अभी आप आइएगा किचन के स्तर पर, एक मंजन होता था, एक शैम्पू होता था, एक साबुन होता था, कोई हाइजीन का पॉइंट नहीं होता था। जिससे मेरे पिता नहाते थे उसी साबुन से मैं नहा आती थी, और आज भी ये है। अब नहीं, अब तो हाइजीन पॉइंट आ गए हैं। और जब से ये हाइजीन पॉइंट आए हैं तभी से आप देखिए चश्मा अधिकतर मैं देख रही हूँ सबके लगा हुआ है। तभी से हेयर ट्रांसप्लांट करने के वो भी खुल गए, तभी से बोटॉक्स भी आ गया है, तभी से हर गली में स्किन प्रॉब्लम का एक डॉक्टर और लगभग 5 पार्लर खुल गए हैं। अभी चेहरे पर जो है वो नहीं है, ये जो जिससे नहाएंगे उससे चेहरा नहीं धो सकते, तो फेस वॉश ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई हो जाएगा तो फिर अब ड्राई नहीं होना चाहिए ना, फेस वॉश किया नहीं, ड्राई हो गया है, अब एक फेस क्रीम लगानी है। केवल फेस क्रीम से काम नहीं चलेगा, रात को सीरम लगा के सोचना, अरे फेस वॉश तो इसीलिए यूज कर रहे थे ना, ड्राई ना हो। तो फिर सीरम, मॉइस्चराइजर, कंडीशनर, ये सब आता जा रहा है, प्रोडक्ट आता जा रहा है, और बाथरूम की नाली से होते हुए यमुना की छाती में जा रहा है। और आप कहते हैं मैं पर्यावरण खराब नहीं करती। अच्छा, बेचारे पुरुष कुछ नहीं करते, तो वो नहीं करते तो उनकी पत्नी और उनकी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी स्किन खराब हो गई, ये चारकोल वाला लेके आए तुम इसे लगाया करो,
तुम लगा नहीं रहे हो, एक्सपायर हो गया, 5,000 का लाई, जो सुधरे उनको भी बिगाड़ दो। तो एक ऐसे संसार में पर्यावरण की बात क्या जी की जाए। मैं नदी बचाने नहीं गई पैदल यात्रा में, मैं आप सबसे दूर चली गई कि मैं नदी के पास रहूंगी। वही वाली बात कि जब वो होगी, गणना होगी, तो कम से कम मैं सही तरफ रहूंगी। तो आप भी पर्यावरण विरोधी हैं। आप महिलाएं कहेंगी तो क्या श्रृंगार नहीं करें? आपको याद है कि पूरे श्रृंगार में पिछले 20 साल में एक अफवाह आई, केवल यहाँ के बाल पूरे सफेद हो रहे हैं। आपके यहाँ के बाल इसलिए सफेद हो रहे हैं, सिंदूर लगाते हैं। कौन लोग हैं जो हमारी संस्कृति पे हमला कर रहे हैं? और बिना महिलाओं ने गौर किए सिंदूर लगाना बंद कर दिया। नहीं, यहाँ के बाल सफेद हो रहे हैं, केमिकल वाला सिंदूर आ रहा है। जब उसकी ये बात मानी कि केमिकल वाला सिंदूर आ रहा है, तो अपनी बुद्धि चलाकर एक सिंदूर का पौधा क्यों नहीं लगाया था? और आंख बंद करके सोचिए कि पाश्चात्य संस्कृति कपड़े पहनकर एक स्त्री जाए और एक चूड़ी बिंदी लगाकर साड़ी पहनकर स्त्री जाए, किसके पैर छूने का मन होगा, किसका सम्मान करने का मन होगा? अभी मैं एक फंक्शन में गई थी तो कहा कि ड्रेस कोड है, मेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं जिसको आधा हिंदी आधा इंग्लिश, हाँ इंडो वेस्टर्न, देखिए कि वो वाला ड्रेस कोड है। भैया इससे अच्छा तो पूरे ही उनके हो जाओ ना। एक अच्छी सी साड़ी का बैंड बजाकर, एक भद्दा सा ब्लाउज पहनकर आप भारतीय संस्कृति का तमाशा बना रहे हो इंडो वेस्टर्न के नाम पर, आप पूरे उनके हो जाओ। हमें ये तो रहेगा हम 10 ही हैं, हम 10 से शुरू करेंगे, पर ये हमारे 100 में जो 90 बैठे हैं उनसे दिक्कत है। सो हम सब पर्यावरण के विरोध में जी रहे हैं। हम सुबह जब उठते हैं और ब्रश करने से लेकर हमारे सोने तक हम नदियों का घर बैठकर ही दोहन कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप पूछेंगे। आज आप साड़ी कौन सी पहन के जाएं, ये मैंने बताया। आप शीशे में और अच्छी कैसे लग सकती हैं, ये मैंने बताया। चलते चलते भी एक नज़र शीशे में देखते हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई, तो ये मैंने बताया। कौन से पैंट पर कौन सी शर्ट जाएगी, ये मैंने बताया। कैप तो कोई और भी पहन सकते थे, यही वाली ठीक लग रही है, मैंने बताया। तो फिर मैं ये क्यों बताऊं कि भाई आप अपने ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करें जिससे नदियों का दोहन ना हो। 100 रील देखते हैं ना कि तेल इस तरफ छिड़क दो तो पैसा आ जाएगा, तो दिया उधर रख दो तो पोस्ट हो जाएगी, तो ऊपर छत पर श्री लिखाओ तो प्रमोशन हो जाएगा। एक आध रील ऐसी भी देख लीजिए ना, कौन से प्रोडक्ट आयुर्वेद से प्रेरित है। मुल्तानी मिट्टी जब से वो गायब हुई तभी से पिंपल आ गए, तभी से एंटी रिंकल क्रीम आ गई। जब से रीठा शिकाकाई औला ब्रह्म कचरी कपूर कचरी गायब हुए तभी से हेयर ट्रांसप्लांट वाले बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। मुझे उनसे दिक्कत नहीं है, पर सॉल्यूशन तो मिले। हाँ, 20 साल के लिए सब जगह आरओ का पानी पीना है, आरओ का पानी पीना है। 5 साल बाद नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक है हेल्थ के लिए। अपना घड़ा कच्चा वाला अच्छा है। 50 साल में, 100 साल में, 2000 साल में एक बार भी उंगली नहीं उठी, घड़े का पानी हमेशा के लिए ठीक है। सो कुछ भी ये बताने नहीं आई हूँ कि क्या करना चाहिए। ये छोटे छोटे जो बदलाव आप अपने आसपास कर रहे हैं, इनको देखिए, इनको समझिए और इनसे कैसे निपटना है इसका समाधान भी आप निकालिए, क्योंकि ये आपका भी भारत है और किसी और को मत निकालिए। भारत को आपसे कोई लेना देना नहीं। एक कोरोना आता है, एक थप्पड़ पड़ता है, नदी पहाड़ जंगल सही हो जाते हैं। हर 50 साल में ऐसी कोई महामारी, ऐसा कोई संकट प्रकृति लाती है जो 50 साल का बदला लेती है और उन चुनिंदा लोगों को छोड़ जाती है जो 50 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं। उसका न्याय बहुत अच्छा, उसका CCTV कैमरे में कोई पर्यावरण खराब नहीं हो रहा है, वो अच्छे से देख रहा है। आप अपने लिए कर रहे हैं। कैंची चलाना भी पर्यावरण है। अगर आज हम इसको ऐसे काट के फेंक देते हैं तो वो एक छोटा टुकड़ा जो जमीन पर गिरता है उसे न कचरे वाले उठा सकते हैं, न हम उठा सकते हैं। वो हमारे डस्टबिन से चिपकता हुआ, बाहर से चिपकता हुआ, कचरे के ढेर से चिपकता हुआ एक लेयर बना रहा है। और इतनी मोटी लेयर जिसमें न बारिश जा रही है अंदर, न पानी जा रहा है, वो कैंसरस हो रही है उतना भाग। अब एक टुकड़ा एक आदमी एक पैकेट से, दूध, दही, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रोज निकल रही हैं।
आपको कैंची चलाना तक नहीं आ रहा है और आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं। यही कैंची अगर हम ऐसे चलाएं और उसका ऊपर का जॉइंट उसमें लगा रहे तो वो पूरा पैकेट जहाँ जाएगा वो अच्छे से निष्क्रिय हो जाएगा। जिस देश में इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, जिन्हें पता है, आपको शायद बहुतों को पता नहीं होगा, जिन्हें पता है वो भी बेदर्दी से कैंची चला देते हैं। तो ये वो पृथ्वी थी जिसको प्रणाम करके हम सुबह करते थे। अभी मुझे नहीं लगता है 10-20 लोग ही ऐसे होंगे जो सुबह पृथ्वी को प्रणाम करके उठते होंगे, वो मंत्र भी याद होगा। तो पुनः संस्कृति पर जाना पड़ेगा। अगर ये चश्मे हटाने हैं, अगर चेहरा रिंकल फ्री करना है, अगर बाल वैसे ही द्रौपदी जैसे बड़े बड़े चाहिए, तो फिर वापस से संस्कृति के मूल आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे ही बीमारियां आती रहती हैं, नए नए वेरिएंट आ जाते हैं, जरा सी सर्दी होती है, नया कोरोना का आ गया। हम इतने सहज हो गए, मृत्यु पर सहज हो गए, एक्सीडेंट पर सहज हो गए, दूसरे की पीड़ा पर सहज हो गए हैं, और ये धीरे धीरे हमें अंदर से इतना कठोर कर रहा है कि जो संवेदनशीलता से भारत जीवित था, जिसे विश्व गुरु, उसको किसी खजाने के लिए नहीं बोला जाता था, उसे विश्व गुरु बोला जाता था क्योंकि हम भावनाओं, संस्कृति, धर्म के आभूषण रखते थे जो हमारे पास नहीं है। तो पर व्यक्ति अपना सोचिए, आपका घर कैंसर मुक्त हो, हमारे बारे में मत सोचिए, हम हमारा देख लेंगे। आपके बच्चों को कोई बीमारी ना हो, आपके किचन में कोई ऐसी चीज़ ना हो रसोई में जो कहीं केमिकल से इतना ज़्यादा तो नहीं है कि कैंसर दे रही हो। तो अपना अपना ख्याल रखिए, शुभकामनाओं के साथ। नर्मदे हर। धन्यवाद आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। आपके वक्तव्य से हम सभी लाभान्वित हैं। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मैं आज की गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे इको रक्षकों को सर्टिफिकेट वितरित